हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएस साइंस एंड बायोलॉजी में आपका स्वागत है। कुछ तकनीकी खराबी के होने के कारण 2 दिन क्लास आपको नहीं मिल पाई और आज हम एक धातु एवं अधातु पाठ का अंतिम टॉपिक जो कि हमारा बच रहा था सक्रियता श्रेणी को लेके आए हैं और पढ़ते हैं हम आज सक्रियता श्रेणी। तो बच्चों देखो, सक्रियता श्रेणी धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, धातुओं को हम अभिक्रियाशीलता के जब घटते क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में रखते हैं तो हमें जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को ही सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। मतलब धातु किसी तत्व के साथ कितनी तेज गति से क्रिया कर सकती है या कितनी क्रिया गति से नहीं कर सकती है, और अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में ही रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है? सक्रियता श्रेणी। यानी कि हम सीधे सीधे कहें कि धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में यानी कि क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में जब रखा जाता है तो जो श्रेणी प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? सक्रियता श्रेणी कहलाती है। अब हम सक्रियता श्रेणी को देखते हैं। देखो, सक्रियता श्रेणी जो है उसमें सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी, हाइड्रोजन, एचजी, सीयू, एजी और एयू। ये सक्रियता श्रेणी का अवरोही क्रम है। कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम है। सक्रियता श्रेणी का अवरोही क्रम। इस सक्रियता श्रेणी में ध्यान रखना बच्चों, सबसे ऊपर की ओर जो तत्व होते हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, सबसे नीचे की ओर जो होते हैं वो कम अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, और बीच में जो होते हैं वो मध्यम अभिक्रियाशील होते हैं। ये उच्च अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, उच्च अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, और ये मध्यम अभिक्रियाशील होते हैं, अभिक्रियाशील तत्व होते हैं, और ये निम्न अभिक्रियाशील तत्व होते हैं या धातु होती हैं, निम्न अभिक्रियाशील तत्व होते हैं। कई बार यहाँ से एक सीधा की सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का नाम, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु का नाम क्या होता है? तो ध्यान रखना, सक्रियता श्रेणी को हम क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखते हैं, जो श्रेणी प्राप्त होती है वही क्या है? सक्रियता श्रेणी है। और सक्रियता श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो धातुओं की क्रियाशीलता जो होती है वो घटती जाती है। क्या होती जाती है? घटती जाती है। यहां से कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपसे मैं इसको अभी एक बार नोट डाउन करो। इसमें से कोई एक प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है। जैसे क्वेश्चन एल जेड एन सी ए को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम
में व्यवस्थित कीजिए कीजिए। इस टाइप का कोई भी बच्चों एक प्रश्न यहाँ से हर साल पेपर में दे रहा है। आपको ये अवरोही क्रम के घटते क्रम में व्यवस्थित होता है। तो देखो ऊपर पहले क्या होता है, पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है। इसकी ज्यादा है। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम की होती है, उसके बाद जिंक आता है। ये घटता क्रम हो गया, कौन सा, अवरोही क्रम हो गया, अवरोही क्रम। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना है आपको, इस टाइप का कोई भी एक प्रश्न आपको पेपर में आ सकता है। अब हम सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं को, तत्वों को 3 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि अभिक्रियाशीलता के आधार पर, अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं के प्रकार, अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं के प्रकार। तो बच्चों ध्यान रहे, अभिक्रियाशीलता के आधार पर या सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है निम्न अभिक्रियाशील तत्व या धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु, अभिक्रियाशील धातु। दूसरी होता है मध्यम अभिक्रियाशील धातु होती है, अभिक्रियाशील धातु, अभिक्रियाशील धातु। सी होता है उच्च अभिक्रियाशील धातु, उच्च अभिक्रियाशील धातु। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अभिक्रियाशीलता के आधार पर, सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है, निम्न अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील और उच्च अभिक्रियाशील धातु। सबसे पहले पढ़ते हैं निम्न अभिक्रियाशील धातु। सबसे पहले पढ़ते हैं निम्न अभिक्रियाशील धातु। कौन सी पढ़ते हैं, निम्न अभिक्रिया। नाम देखो बच्चों रटने की जरूरत नहीं होती, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके नाम से भी उनका उत्तर जाना जा सकता है। जैसे इसमें निम्न आ रहा है, निम्न यानी कम। ऐसी धातु जिनकी अभिक्रियाशीलता कम होती है क्या कहलाते हैं, निम्न अभिक्रियाशील धातु कहलाती है। तो ऐसी धातु जिनकी अभिक्रियाशीलता कम होती है या वे धातु जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाती हैं, सबसे नीचे पाई जाती हैं, सबसे नीचे पाई जाती है, कौमा निम्न अभिक्रियाशील धातु कहलाती है। क्या कहलाती है, निम्न अभिक्रियाशील धातु कहलाती हैं, निम्न अभिक्रियाशील धातु कहलाती हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, जिनकी अभिक्रियाशीलता कम होती है, यानी कि जो धातु अन्य से, ऑक्सीजन है, जल है, भाप है आदि के साथ क्रिया नहीं करती है या बिल्कुल ना के बराबर क्रिया करती है, क्या कहलाती है, निम्न अभिक्रियाशील धातु कहलाती है। या ये कह सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे पाई जाती है क्या कहलाती है, निम्न अभिक्रियाशील धातु कहलाती है। तो बच्चों ये जो धातु होती है प्रकृति में
स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। ये धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे सोना यानी कि एयू, चांदी यानी कि एजी, सीयू यानी कि कॉपर। ये धातु बिल्कुल कम अभिक्रियाशील होती हैं। सोना, चांदी और तांबा यानी कि कॉपर, ये बहुत कम अभिक्रियाशील होती हैं। और ये क्वेश्चन आता भी है यहाँ से कि सोने का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, और अभिक्रियाशीलता कम होने के साथ साथ ये किसी और से क्रिया करती ही नहीं है, जिसके कारण इनकी चमक जो है वो लंबे समय तक बनी रहती है। और ये अभिक्रिया यानी कि सक्रियता श्रेणी में नीचे पाई जाती है। तो इसमें से कोई प्रश्न ऐसे बन सकता है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। बी पढ़ते हैं अब। मध्यम अभिक्रियाशील धातु। बी मध्यम अभिक्रियाशील धातु। तो बच्चों नाम से पता चल रहा है कि जिनकी अभिक्रियाशीलता बीच की होती है, यानी कि ना तो ज्यादा कम होती है और ना ज्यादा अधिक होती है। मध्यम अभिक्रियाशील धातु यानी कि जो सक्रियता श्रेणी के एकदम बीच में पाई जाती है। तो देखो, ऐसी धातु जिनकी जिनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम प्रकार की या जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में पाए जाते हैं। श्रेणी के मध्य में पाए जाते हैं, कॉमा मध्यम अभिक्रियाशील धातु कहलाती हैं। धातु कहलाती हैं। ध्यान रखना, ये धातु प्रकृति में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। तो बच्चों, यानी कि जो धातु अभिक्रियाशीलता बिल्कुल कैसी होती है, बीच की, ना ज्यादा ना कम, अर्थात सक्रियता श्रेणी के बीच में पाई जाती है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु कहलाती है। अब ध्यान रखना, ये धातु प्रकृति में या तो कार्बोनेट के रूप में, जैसे जिंक कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, इस कार्बोनेट के रूप में, या फिर सल्फाइड जैसे जिंक सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। और इनके निष्कर्षण के लिए हमने आपको वर्जन और निष्पादन पहले ही पढ़ा चुके हैं। एग्जाम्पल, Fe, Zn यानी कि Zn, Fe और Pb, ये तीनों की तीनों धातुएं मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं में आती हैं। आगे चलते हैं। लास्ट
तीसरा पढ़ते हैं उच्च अभिक्रियाशील धातु। सी उच्च अभिक्रियाशील धातु। नाम से ही पता चल रहा है कि उच्च अभिक्रियाशील धातु, यानी कि जिनकी अभिक्रियाशीलता कैसी हो, उच्च हो, सबसे ज्यादा हो, क्या कहलाते हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातु कहलाती हैं। तो वे धातु जिनकी अभिक्रियाशीलता सर्वाधिक होती है या जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर पाई जाती है, सबसे ऊपर पाई जाती है, उच्च अभिक्रियाशील धातु कहलाती हैं। अभिक्रियाशील धातु कहलाती हैं। तो बच्चों, इन उच्च अभिक्रियाशील जो धातु हैं, यानी कि जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर मिलते, टॉप पर पाई जाती है, जिनकी अभिक्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, वो क्या कहलाती हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातु कहलाती हैं। इनकी अभिक्रियाशीलता इतनी ज्यादा होती है कि ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। क्योंकि ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। इसलिए ये क्या करती हैं, दूसरे परमाणुओं से, दूसरे अणुओं से क्रिया करके यौगिक बना लेती हैं या अणु बना लेती हैं या अन्य पदार्थ बना लेती हैं। इसलिए ये प्रकृति में स्वतंत्र नहीं होती हैं क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। तो देखो, ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हैं तथा ये अन्य तत्वों से क्रिया करके यौगिक, ऑक्साइड आदि बना लेती है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। पोटेशियम और सोडियम और कैल्शियम इतनी ज्यादा अभिक्रियाशील है कि इनको अगर खुले में रखा जाए तो ये आग पकड़ लेती है, इनमें आग लग जाती है। क्योंकि हमको पता है कि सोडियम की और पोटेशियम की अभिक्रियाशीलता इतनी ज्यादा होती है कि ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। इसीलिए इनकी ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ने के लिए इनको कैरोसिन में या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ है। ये अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं के प्रकार कंप्लीट होते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए और क्लास को जितनी ज्यादा हो सके उतना क्लास को शेयर करें अपने साथी, संगी, जो भी 10वीं क्लास में पढ़ते हैं उनको इसको आगे प्रेरित करें। अब पढ़ते हैं अपन विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि।
तो बच्चों धातुओं के निष्कर्षण की हम विधि भर्जन, निस्तापन, विस्थापन अभिक्रिया इनको पहले ही पढ़ चुके हैं और अब पढ़ते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। तो बच्चों हमने इससे पहले विधि पढ़ी थी, निम्न अभिक्रियाशील तत्वों के निष्कर्षण की पढ़ी थी, उच्च अभिक्रियाशील के पढ़ी थी, मध्यम अभिक्रियाशील के लिए भर्जन निस्तापन पढ़ी थी, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं अशुद्धि रह जाती है। अतः शुद्ध धातु शुद्ध तत्व प्राप्त करने के लिए हम विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि के द्वारा ध्यान रखना, सोना, सिल्वर, कॉपर, टिन आदि का हम शुद्धिकरण करते हैं। इस विधि के द्वारा सोना, सिल्वर, निकिल आदि, सोना, सिल्वर, निकिल, जिंक आदि का परिष्करण किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं हम? इस विधि में सर्वप्रथम हम एक पात्र लेते हैं। बच्चों ये हम एक पात्र ले लेते हैं। ये एक हमने पात्र ले लिया है और इस पात्र में हम एक एनोड और एक कैथोड यानी कि शुद्ध धातु का कैथोड और अशुद्ध धातु का एनोड लेते हैं। इनको एक सेल, एक बैटरी यानी कि सेल, एक कुंजी से जोड़ देते हैं। एक सेल और कुंजी से क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। पात्र लेते हैं, इसमें शुद्ध धातु का कैथोड, जबकि अशुद्ध धातु का एनोड लिया जाता है। और ये जो कैथोड और एनोड लिया जाता है अपन उसी धातु का लेते हैं जो अपन को शुद्ध करनी होती है। शुद्ध धातु का कैथोड और अशुद्ध धातु का एनोड लेते हैं। इसमें जिस धातु का शुद्धिकरण करना है उसी धातु का विद्युत अपघट्य भर लेते हैं। जैसे तांबे का शुद्धिकरण करना है, कॉपर का शुद्धिकरण करना है, तो इसमें हम CuSO4 का विद्युत अपघट्य भर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां कुंजी से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या प्रवाहित करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। और जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है
तो कैथोड से जो शुद्ध धातु है वो इस विलयन में चली जाती है, इस विलयन में घुल जाती है। जितनी मात्रा में इस कैथोड में धातु घुलती है उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु इस एनोड पर आकर जम जाती है, उतनी ही मात्रा में एनोड पर शुद्ध धातु आकर जम जाती है। अब जो अशुद्धियां इस विलयन में नहीं घुलती है वो अशुद्धियां इस पात्र के पेंदे में बैठ जाती हैं और इस एविले जो अशुद्धि है इस अशुद्धि को एनोड पंक कहा जाता है, एनोड पंक या अपद्रव्य कहा जाता है, अपद्रव्य कहा जाता है। अब उसके बाद इस एनोड को निकाल लिया जाता है और उस एनोड पर जो शुद्ध धातु जमी होती है उसे अलग कर लिया जाता है और ये विद्युत अपघटनी परिष्करण